ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये 1960 के सिंगापुर की तस्वीर है। गरीबी और बेरोजगारी से जूझता हुआ सिंगापुर। और ये आज की 2021 की तस्वीर है सिंगापुर की। गौर से देखिए इस तस्वीर को दोस्तों। सिंगापुर वो देश जो आज बेहद अमीर बन चुका है। बताया जाता है कि यहां सिंगापुर का हर छठा शख्स करोड़पति है। जो सिंगापुर भारत की आजादी के 18 साल बाद आजाद हुआ, वो आज भारत से 18 गुना ज्यादा तेजी से डेवलप कैसे हो गया। जिस देश की बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहा करती थी, आज सिंगापुर की 90% आबादी अपने खुद के घरों में कैसे रहने लगी है। जिस देश के पास अपनी गरीबी मिटाने का कोई जरिया नहीं था, आज सिंगापुर में ढूंढने से भी कोई गरीब नहीं मिलता। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? कहां से सिंगापुर के पास इतनी बेशुमार दौलत आ गई? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक हर भारतीय देखे और समझे और अपने नेताओं से सवाल पूछे, अपने देश के नौकरशाहों, कलेक्टर सबसे पूछे कि क्यों ये बदलाव हमारे देश में नहीं आ सका। अंत तक देखिए वीडियो। दोस्तों, जब सिंगापुर आजाद हुआ था तब इसके पास शायद ऐसी कोई चीज थी जिससे मुल्क अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। सिंगापुर के पास ना तो खेती लायक जमीन थी, ना कोई खनिज संपदा। उस वक्त यहाँ की ज्यादातर आबादी भी झुग्गी बस्तियों में ही रहा करती थी। लेकिन आज अगर इस देश के ऐश्वर्य की बात करें, ऐशोआराम की बात करें, तो सिंगापुर वो मुल्क है जहां की औसत तनख्वाह, एवरेज सैलरी दुनिया में तीसरे नंबर की है। एक रिसर्च के मुताबिक मोबिलिटी, हेल्थ, सिक्योरिटी और प्रोडक्शन के मामले में, मोबिलिटी मतलब ट्रांसपोर्ट, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं और सिक्योरिटी यानी कि आम सामाजिक सिक्योरिटी, आम लोगों की सिक्योरिटी, महिलाओं की सिक्योरिटी और प्रोडक्शन यानी कि फैक्ट्रियों में किस प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है, इस मामले में सिंगापुर दुनिया में सबसे आगे है। यही नहीं दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की रैंकिंग में सिंगापुर बीते 5 सालों से दुनिया का सबसे महंगा शहर भी है। लेकिन आज के सिंगापुर की कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह सिंगापुर भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश हुआ करता था, गुलामी करता था ब्रिटिशर्स की। यह बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिनों की है, जब सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि सिंगापुर में ब्रिटिश फौज की भारी मौजूदगी हुआ करती थी। लेकिन साल 1942 में जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक अंदाज में हरा दिया। उस वक्त तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस हार को ब्रिटिश इतिहास का सबसे बुरा नुकसान और सबसे बड़ा सरेंडर बताया था। लेकिन 1944-45 में अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया। इस हमले में सिंगापुर पर जोरदार बमबारी की गई, जिससे यहाँ के व्यापारिक बंदरगाहों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बाद सिंगापुर ने अपने लिए एक नई कहानी गढ़नी शुरू कर दी। दरअसल जापान के कब्जे वाले दिनों में सिंगापुर के लोगों को तमाम प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता था। 16 सितंबर 1923 को एक चीनी प्रवासी परिवार की तीसरी पीढ़ी में जन्म लेने वाले ली कुआन यी ने सिंगापुर की किस्मत बदल दी। साल 1954 में ली ने पीपल्स एक्शन पार्टी यानी कि PAP की स्थापना की। ली इस पार्टी के महासचिव बने और अगले 40 सालों तक इस पद पर रहे। साल 1959 के चुनावों में PAP ने बहुमत हासिल किया और इस तरह सिंगापुर पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण से निकलकर एक स्वशासित राज्य बन गया। इसके बाद ली ने साल 1963 में सिंगापुर का विलय मलेशिया के साथ कर दिया, लेकिन कई वजहों से गठबंधन ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। 1965 में वैचारिक रस्साकशी और जातीय समूहों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद सिंगापुर इस संघ से निकलकर इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, एक आजाद देश। ली के लिए यह एक मुश्किल कदम था, जिसके बाद सिंगापुर को फिर से बनाने की कवायद शुरू हो गई। बरसों तक ब्रिटिश शासन, फिर जापानी कब्जा और फिर मलेशिया के प्रभुत्व से आजाद होकर सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आखिरकार उसने सांस ले ही ली थी। लेकिन इस देश के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इसे विकास के रास्ते पर ईंधन देने का काम कर सके, फ्यूल करे उसकी डेवलपमेंट को। दूसरे एशियाई मुल्कों की ही तरह इस दौर में सिंगापुर में भी गरीबी चरम पर थी। ज्यादातर लोग कच्ची झोपड़ीनुमा घरों में रहने को मजबूर थे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति GDP 516 अमेरिकी डॉलर थी और यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी अशिक्षित थी। लेकिन इसके बावजूद सिंगापुर ने 1960 से 1980 तक प्रति व्यक्ति GDP में 15 गुना का इजाफा करने जैसा कीर्तिमान बनाया और आज यहाँ पर कैपिटा इनकम $65,500 से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी 50-60 सालों में इतनी जबरदस्त तरक्की जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों, सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यी मानते थे
कि इजराइल की तरह सिंगापुर को भी छलांग लगाकर आसपास के इलाके के दूसरे देशों को पीछे छोड़ना है और मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। हालांकि एक बर्बाद और बहुत छोटे से देश से चमचमाती इमारतों का मुल्क बनने के प्रोसेस में सिंगापुर के लोगों ने एक बड़ी कीमत भी चुकाई। सिंगापुर इतना छोटा देश है कि यहाँ का टोटल लैंड एरिया महज 700 स्क्वायर किलोमीटर ही है, यानी कि दिल्ली और इस्लामाबाद से भी काफ़ी छोटा है। और यहाँ की आबादी है महज 58 लाख, जो कि इस देश में ज़मीन नाम की चीज़ बहुत कम है। इस लिहाज से यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बेहद ज़्यादा है, यानी कि बहुत कम इलाकों में बहुत सारे लोग ठूस ठूस कर रहते हैं। हालांकि यहाँ की साफ सफाई देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हालांकि यहाँ पहले ऐसा नहीं था। तब सिंगापुर की सरकार ने बढ़ती आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और हमारे भारत में देखिए क्या हो रहा है। लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को दोष देते हैं और खुद एक अदद लड़के के चक्कर में लगातार बच्चे पैदा करते रहते हैं। लड़का होना चाहिए तभी परिवार पूरा होगा। ये ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई ही करते हैं, जो बाद में मुस्लिमों को ये कहते हैं कि आप बच्चे कम पैदा कीजिए। मैंने खुल के कह दिया है, बुरा लगे या गलत, लेकिन असलियत तो यही है। ये काम अगर हम सब एक साथ करना बंद कर दें, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हर घर में 2 बच्चे ही रहे, लड़का हो चाहे लड़की रहे, तो वापस से संतुलन बन जाएगा, सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ना किसी स्टेट में मेल फीमेल रेशियो डगमगाएगा जैसे आज की तारीख में हो चुका है। हरियाणा जैसे प्रदेशों में और भी बहुत सारे प्रदेश हैं जहां फीमेल्स कम हो गई हैं और लड़कों की संख्या बढ़ गई है। कहां से लाएंगे फिर लड़की शादी करने के लिए? ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा अगर 2 किड पॉलिसी भारत में अपना ली जाए। टैक्स लगाओ ना आप, टैक्स क्यों नहीं लगाते हो? जो अफोर्ड कर सकता है वो टैक्स पे करे एक और बच्चे पैदा करने की, अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। खैर, बात करते हैं वापस से सिंगापुर की। तो सिंगापुर पर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए टैक्स लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही लोगों को गंदगी फैलाने से रोकने के लिए बड़े कानून बना के भारी जुर्माना लगाया जाने लगा। अब आलम यह है कि सिंगापुर के लोग अपने देश को अपने घर की तरह साफ रखते हैं। आदत, एक बार आदत डाल दो सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे देश में आदत नहीं डलती। लोग जहाँ चाहे वहाँ थूक रहे हैं, पिचकारियाँ मार रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, कपड़े फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं। अपना घर तो मानते ही नहीं। अपने घर के आंगन के सामने 50 बार पानी डाल के झाड़ू मारेंगे, लेकिन मोहल्ले के गली और सड़कों में कचरा यूं फेंक देते हैं कि वहाँ से इनको कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ भी जुर्माना लगना चाहिए हमारे देश में। तो सीख लेनी चाहिए सिंगापुर से भारत को भी, साफ सफाई के मामले में तो बिल्कुल लेनी ही चाहिए। तो सिंगापुर में गंदगी फैलाने से रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए और भारी जुर्माना लगाया गया। अब आलम यह कि सिंगापुर के लोग अपने देश को अपने घर की तरह साफ रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, करप्शन से निपटने के लिए सिंगापुर में ऐसे कड़े कानून बनाए गए जिनकी वजह से यहाँ भ्रष्टाचार में काफी कमी देखी गई। दोस्तों, हम तो ये कहेंगे, अगर सऊदी देशों से कुछ सीखना है तो भैया ये जो खतरनाक वाले कानून जो है चोरी करने को हटा दीजिए, करप्शन करने पे, लोगों की जेब काटने पे, लीगली जेब काटने में बोलना चाहिए करप्शन। तो जो हमारे नौकरशाह लगातार करते हैं, हमारे नेता लगातार करते हैं, करप्शन फैलाने वाले जहां पकड़ में आए उनके साथ में, सऊदी में जो चोरों के साथ होता है, जो रेपिस्ट के साथ होता है, वो कर देना चाहिए। ऐसे कड़े नियम बनाने चाहिए कि करप्शन हमारे देश से खत्म हो जाए, तभी सब कुछ ठीक होगा। इसमें आप सबका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या सिंगापुर में इतने कड़े नियम तो नहीं, लेकिन कड़े नियम उन्होंने बना दिए। और आलम आज ये है कि आज कम करप्शन के मामले में सिंगापुर एशिया में पहले नंबर पे आता है, जबकि दुनिया में सबसे कम करप्ट देशों में तीसरे नंबर पे आता है। तो भैया ये जरूर करना चाहिए, करप्शन की वजह से भारत पूरा पिछड़ा हुआ है, यही चक्कर है। आज़ादी के तुरंत बाद ही सिंगापुर में शानदार सड़कें और हाईवे बनाने पर जोर दिया गया, जिससे आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके। और आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले देशों में सिंगापुर पहले स्थान पर आता है, जहां पर कोई भी व्यापार बड़े आसानी से कर लेता है। यहाँ दुनिया के तमाम देशों के लोग अपना बिजनेस बहुत ही आराम से करते हैं। सिंगापुर समुद्र के आसपास एक आइलैंड जैसा है, समझ लीजिए, इसीलिए 40% समुद्री व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। सिंगापुर ने अपनी इस लोकेशन का भरपूर फायदा उठाया। मलक्का स्ट्रेट पर होने की वजह से दुनिया भर का बहुत सारा माल, 40% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। समुद्री व्यापार करने वाले जहाजों से इस देश को भारी कमाई होती है। सिंगापुर का बंदरगाह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसकी वजह से इस देश को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। भारत की समुद्री सीमा इतनी बड़ी है, लेकिन हमने उसका दोहन किया? क्या लगता है आपको? 5%, 10% ही किया होगा, 90% अभी भी ऐसी पड़ा हुआ है। और उसको अगर दोहन करने जाएंगे तो 40%, 50% तो शायद करप्शन में ही चला जाए। तो पहले करप्शन निपटाओ, फिर कुछ और करो। अब एक बहुत बड़ा कदम जो सिंगापुर ने उठाया था, जिसकी वजह से सिंगापुर आज बेहद अमीर है। सिंगापुर जब आज़ाद हुआ तो यहाँ हड़ताल बहुत होती थी लेबर्स की, दंगे बहुत होते थे, क्राइसिस चरम पर थी, लेबर क्राइसिस, लेबर नहीं मिलते थे। तो इसकी 2 वजह थी। पहला, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, दूसरा, कोई रोजगार नहीं था। तब यहाँ की सरकार को समझ में आ गया कि जब तक लेबर क्राइसिस दूर नहीं होगी, दुनिया बिजनेस के लिए इस देश का रुख नहीं करेगी। और तब यहाँ की सरकार ने लेबर हाउसिंग में
दुनिया का अब तक का सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया। सरकार ने गरीबों के लिए खुद ही बड़े पैमाने पर सस्ते मकान बनवाए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि साल 1965 में सिंगापुर के महज 5% लोगों के पास अपना घर था, जो आज बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो चुका है। और ये भी जान लीजिए कि आज सिंगापुर की 80% आबादी जिन घरों में रहती है उसे कोई बिल्डर या कंपनी नहीं बल्कि यहाँ की सरकारों ने बनाया है। यही वजह है कि आज इस देश में लेबर क्राइसिस, हड़ताल या दंगे पूरी तरह से नेग्लिजिबल हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा शुरुआत से ही यहाँ की सरकारों ने यहाँ की मिलीजुली आबादी को एजुकेट करने के लिए दिल खोलकर पैसे खर्च किए, जिसका लॉन्ग टर्म में इस देश को जमकर फायदा हुआ। उसके बाद व्यापार में सटीक डिसीजन लेना सिंगापुर को बहुत बेहतरीन तरीके से काम आया। 80 के दशक के आखिर में सिंगापुर दुनिया में सबसे बड़ा हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर देश हुआ करता था, जो हार्ड डिस्क बनाता था कंप्यूटर में जो लगती है। तब वहां की सरकार ने सोचा कि इतनी कम लैंड मास वाला देश कब तक इन फैक्ट्रियों का बोझ सह पाएगा, और तब वहां की सरकार ने फैसला किया कि वो अपना ध्यान मैन्युफैक्चरिंग के बजाय सर्विसेज पर लगाए। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? उस वक्त महज 24% वाला सर्विसेज सेक्टर साल 2017 तक आते आते सिंगापुर की जीडीपी का 75% हो गया। यह किस्म का चमत्कार ही था जिसने सिंगापुर की तरक्की को 4 चांद लगा दिए। सिंगापुर के उदय की कहानी तो हमें यही बताती है कि फ्यूचर में नहीं बनता, आज में बनता है। अगर आज हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे तो कल बेहतर भविष्य पाने का सपना ही रह जाएगा। उम्मीद है सिंगापुर की ग्रोथ की अमेजिंग स्टोरी आप सभी को प्रेरित करेगी अपने नेताओं और अपने नौकरशाहों से सवाल पूछने के लिए, और खुद अपने आप से पूछने के लिए कि क्या आपकी एज अ सिटीजन, एक भारतीय सिटीजन, एक भारतीय नागरिक के तौर पर यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप 2 ही बच्चों में अपने परिवार को सीमित रखें, गंदगी ना फैलाएं, करप्शन ना करे ना करने दे, अगर कोई कर रहा हो तो उसे रिपोर्ट करें। क्या कहना है आपका? कमेंट में जरूर लिखिए, और जितना हो सके इस संदेश को देश भर में फैलाइए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर। मिलते हैं कल एक और अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।